हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में। आइए हम जानते हैं आज क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम है जेफरक्रम। देखिए, पहले से हम पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। 2 वीडियो पहले ही हम पढ़ चुके हैं। पहला में हम लोग पढ़े थे जेफरक्रम क्या होता है, और दूसरा हम लोग पढ़े थे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार। अब आइए, पोषण के प्रकार को हम पढ़ चुके हैं और उसमें हम जाने थे अमीबा के पोषण। अब हम लोग जानते हैं मनुष्य में पोषण। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला स्लाइड में चलते हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे मनुष्य के पोषण के बारे में। तो देखिए, पहला है पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो यह मुख यानी कि मुंह, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गुदा से बना होता है। देखिए, पाचन जैसे कि हम खाना को हम खाएं और वो खाना किस तरह से पचता है। जब खाना को हम खाते हैं तो पचता है। जब पाचन की क्रिया जब होती है पाचन, तो ये जो पचता है खाना, तो इसमें जो सहायता करते हैं, जो अंग सहायता करते हैं, उन्हीं अंग को मिलाकर क्या बनता है, पाचन तंत्र। तो यही बोल रहा है कि यह मुख यानी कि मुंह, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय एवं गुदा से बना होता है। आहार नाल, पाचक ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया मिलकर मानव पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो यहाँ पर देखिए, आप समझ सकते हैं कि हम पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं और इसमें देखिए मुख को रखा गया है, फिर ग्रास नली को रखा गया है, उसके बाद बोला है अमाशय को, तो अमाशय यहाँ स्टोमिक को रखा गया है, छोटी आंत यहाँ पर है, फिर उसके देखिए किनारे में बड़ी आंत भी है इस टाइप से, और लास्ट में यहाँ गुद्दा भी है। तो इससे हम बोलेंगे पाचन तंत्र। आगे आइए एक एक बारीकी से पढ़ते हैं। पाचन में होने वाली क्रिया। देखिए, पाचन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वो करते हैं अंतःग्रहण कहलाता है। फिर भोजन पचता है, फिर भोजन पचने के बाद अवशोषण, मतलब कि वो एक तरह से सोखता है। और फिर वह स्वांगीकरण का मतलब किसी चीज़ का मिलना। मान लीजिए आप भोजन खाए चावल चावल पहले क्या किए, अंतःग्रहण कर लिए, उसके बाद चावल क्या होगा, पचा। अब जब चावल पचा तो उससे जो रस निकला, तो उसका अवशोषण होगा, उसको क्या करेंगे, हम सोखेंगे, और सोखेंगे तो फिर वो क्या में मिलेगा, किसी में मिल जाएगा, किस में, ब्लड में, रक्त में मिल जाएगा, यानी कि उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। फिर हो जाएगा निष्कासन, यानी कि अब जो पचने के बाद जो खराब पदार्थ जो बच गया होगा उसका हम क्या करेंगे, निष्कासन करेंगे। तो पाचन में होने वाली क्रिया प्रमुख पाँच से हैं। कौन कौन से, एक अंतःग्रहण, एक पाचन, एक अवशोषण, एक स्वांगीकरण और एक निष्कासन। तो आइए एक एक पढ़ते हैं। देखिए, पहला जानते हैं अंतःग्रहण। पहला क्या जानते हैं, अंतःग्रहण। भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया जो मुख द्वारा होता है उसे अंतःग्रहण कहते हैं। मतलब कि भोजन पहले हम लोग कहाँ से खाना स्टार्ट करते हैं, तो मुख से करते हैं, यानी कि पहला क्रिया कहाँ से चालू होता है, तो मुख से, इसे कहते हैं अंतःग्रहण। आगे बढ़ते हैं। अब होता है दूसरा पाचन। अब जैसे ही हम अंतःग्रहण करें तो शरीर के भीतर भोजन का सरल तथा विलय अंगों में तोड़ा जाना पाचन कहलाता है। पाचन का मुख से आरंभ होकर छोटी आंत में समाप्त होता है। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है। पाचन जो क्रिया होती है वो मुख से स्टार्ट होती है, और कहाँ पर समाप्त होती है, तो छोटी आंत में। कहाँ पर, छोटी आंत में, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद जब भोजन पच गया तो उसके बाद होता है अवशोषण। उसके बाद क्या होता है, अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है कि उसको एक तरह से, अगर कोई चीज़ है तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं गारना कह सकते हैं। जैसे कि कोई चीज़ इसमें रखा हुआ है और उसको जब हम इसे हाथ से दबा देंगे, इस चीज़ को हाथ से दबा देंगे, इसमें से क्या निकल जाएगा, रस निकल जाएगा। तो उसी को बोलते हैं अवशोषण। किसी चीज़ को वहाँ से रस निकाल देना, मतलब पचे हुए भोजन में उपस्थित विलय पदार्थ का शरीर के द्रव जैसे रक्त में चला जाना
अवशोषण कहलाता है। मनुष्य में अवशोषण की क्रिया छोटी आंत में होती है। और क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि जो पाचा भोजन तो वो अवशोषण होता है, तो अवशोषण की क्रिया कहाँ पर होती है? तो अवशोषण की क्रिया होती है छोटी आंत में। भोजन में अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। यहाँ से MCQ पूछेगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह VVI है कि मनुष्य में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पाचन एवं अवशोषण दोनों होता है छोटी आंत में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है स्वांगीकरण। देखिए स्वांगीकरण क्या होता है? तो वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। जैसे कि आपको हम समझाएं कि पहला अवशोषण हो गया, वहाँ से मतलब एक तरह से रस निकाल दिए। छोटी आंत में पहले से रखा हुआ था, वहाँ से तो हम रस निकाल दिए, लेकिन ये रस कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ये रस कहीं ना कहीं मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? तो रक्त में। तो यह प्रोसेस जो है, तो रक्त में जो मिल गया उसी को बोलते हैं स्वांगीकरण। तो अभी रक्त में मिल जाएगा तो ऊर्जा को उत्पन्न करेगा, यानी कि श्वसन करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कराएगा और वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होता है। और ऊर्जा उत्पन्न करने तथा वृद्धि करने के लिए सहायक होता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहलाता है। अब आते हैं निष्कासन। अब देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपचयित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है निष्कासन कहलाता है। अब जो अपशिष्ट पदार्थ जो बच गए उनका क्या हो जाता है? निष्कासन हो जाता है, यानी कि बाहर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपशिष्ट या अपचयित खाद्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? निष्कासन कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं मुख गुहा। देखिए अभी हमने पढ़े थे कि जो पाचन की क्रिया शुरू होती है मुख गुहा से होती है, मुख से स्टार्ट होती है। अब आइए समझते हैं मुख गुहा क्या क्या काम करता है। मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए पॉइंट को नोट करिएगा क्योंकि पॉइंट VVI है और यहाँ से MCQ पूछा जाता है। और आप अगर यदि 2024 बोर्ड का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, मतलब देने वाले हैं, तो यहाँ देखिए 40 क्वेश्चन MCQ रहता है। और आप अगर थ्योरी अच्छा से पढ़िएगा, सुनिएगा, तभी आप 40 क्वेश्चन सही कर पाइएगा। तो पूरा बिना वीडियो देखे मत जाइए, स्किप कीजिएगा तो आपका MCQ नहीं सही होगा। तो आइए, अगर आप चाहते हैं कि 40 में मेरा 40 MCQ सही हो तो आप हर नोट को अच्छे से पढ़ें। तो मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि रहती हैं जो भोजन चलाते लिखा है, चबाते, इसको कर लीजिएगा। चबाते समय लार निकलती हैं। यह भोजन को मुलायम एवं गीला करती है। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि लार में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज नाम का, एमाइलेज, उसको टाइलिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टाइलिन, जो जटिल भोजन को साधारण भोजन में परिवर्तित करता है। जो हार्ड भोजन को क्या करता है? साधारण भोजन में परिवर्तित कर देता है। अब क्वेश्चन यह था कि मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, तो कौन कौन से रहती है? यहाँ पर देखिए है स्वांग सेमंडिबुलर है, सेमंडिबुलर, यहाँ पर है सबमेंडिबुलर ग्लैंड, या फिर यहाँ पर है सबलिंगुअल ग्लैंड, और यहाँ पर है पैरोटिड ग्लैंड। तो देखिए यहाँ पर 3 ग्रंथि जो बताए थे तो यहाँ पर दिया हुआ है, और इसमें पैरोटिड ग्लैंड है जो सबसे बड़ा है, और सबलिंगुअल जो ग्लैंड है वो सबसे क्या है? छोटा ग्लैंड है। जहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन कलर का छोटा है, जबकि यहाँ पर ब्लू कलर का जो है वो सबसे बड़ा है। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं 3 जोड़ी ग्रंथि बताए थे। मुख में कितनी जोड़ी ग्रंथि होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। किस प्रकार होती है आप फिगर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, फिगर में दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दांत का भी कुछ योगदान रहता है, तो आइए दांत के बारे में समझते हैं। तो मनुष्य में जो दांत होते हैं प्रकार, तो पहले प्रकार देखिए 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? तो इसको याद करने के लिए बस 4 को फॉर्मूला याद रखें, मतलब कि शब्द ICPM। देखिए हिंदी में भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में सुविधा अच्छा रहता है तो इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? था ICPM। क्या सर? ICPM नहीं समझ में आए तो आइए समझाते हैं। आई का मतलब समझिए इंसीजर, C के मतलब समझिए कैनायन, और P के मतलब समझिए प्रीमोलर, और मोलर का M का मतलब समझिए मोलर। तो वहीं देखिए यहाँ पर लिखा है इंसीजर। इंसीजर क्या होता है? तो निचला जबड़ा में 4, फिर इधर 4, और टोटल हो जाएगा 8। जबकि कैनायन यानी कि उसको बोलते हैं रदनक, 2 गो इधर फिर 2 गो इधर। आइए इस फिगर से हम समझते हैं। मतलब आप समझिए दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? तो ICPM। तो कौन कौन सर? तो इंसीजर, कैनायन, प्रीमोलर और एक मोलर।
तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखिएगा। इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पर दांत को फिगर किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मोलर है, प्री मोलर। देखिए यहाँ पर जो कैनायन है, कैनायन का काम क्या होता है, वो चीरने का काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैनायन का काम क्या है। तो यहाँ पर देखिए चीरने और फाड़ने का। आप देखे होंगे एक ही दांत रहता है, जैसे कि अगर दांत का प्रकार है तो यहाँ पर वो कैनायन रहेगा चोखा टाइप का, और यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं। और एक ऊपर और एक यहाँ पर देखा होंगे कोर टाइप कैसे निकला रहता है, कोर टाइप को फाड़ने का काम करता है, आप देखे होंगे ऐसे इस टाइप का। तो 4 दांत हो गए, कैनाइन कितने हो गए 4। और उससे थोड़ा सा आगे जाइएगा तो 2 इधर होंगे और 2 इधर, तो नीचे 4 गो हो गए, और फिर 2 इधर और 2 इधर, तो 4 4 कितने हो गए 8 हो गए। और उसके ऊपर 6 6 होते हैं, तो 6 3 इधर और 3 इधर। तो आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो 8 4 12, 12 8 20 और 20 और 12 32, टोटल कितने दांत होते हैं 32। तो आप इस टेबल को देखकर आप समझ सकते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, उनका कार्य क्या होता है। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ कैनायन दांत दिया हुआ है, मोलर है। कैनायन देखिए दिखा ना कि एगो तीर है, और फिर यहाँ देखिए मोलर, मोलर में 3 दिया हुआ है, जबकि प्री मोलर में कितने हैं 2 दांत दिए हुए हैं। और इंसीजर, इंसीजर आपको हम बताएं सामने का रहता है। आप देखो सामने का दांत 4 गो रहता है, एकदम बराबर रहता है, तो वही दिया है 2 2, मतलब कि 2 ऊपर और 2 नीचे। यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए 2 1 3, 3 2 5 और 5 3 8, यानी कि 8 गो ऊपर और 8 गो नीचे, और यानी कि 2 से दूना इसमें भी गुना और 2 से गुना इसमें ही। तो 8 दूनी के 16 दांत, और 8 दूनी के 16 दांत, 16 16 32। ये एक भाग का दिया हुआ है 2 1 2 3, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं 2 दांत यहाँ पर है, फिर एक दांत कौन सा है कैनायन, उसके बाद क्या है 2 गो। आप तीर से आप समझिए ना जी। देखिए यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर आप समझिए कि 4 दांत की बात कहा गया है। कौन सा इंसीजर, इंसीजर को कौन से 4 गो दांत में रखा गया है। तो इंसीजर जो है 4 गो, तो इसको 2 गो ले लीजिए हाफ के लिए। यहाँ पर देखिए 2 है। जबकि प्री मोलर, प्री मोलर को कितना दिखाएगा 2 2। यहाँ पर देखिए प्री मोलर को 2 दिखाया गया, लेकिन इसको 1 ले लीजिए क्योंकि आधा की बात कर रहा है। मोलर 3 गो लिया है, 3 गो लिया है ना, तो आप 3 गो ले सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3 है। तो इसे एक तरह एक साइड का ही दिखा रहा है, जो ये दिखाना चाह रहा है एक साइड का दिखाया जाता है। अब 2 से गुना कीजिएगा नीचे के लिए, तो वही चीज़ हो गया। तो 32 दांत आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए जीभ, जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर गुहा के आधार ताल से जुड़ी होती है, जिसका अग्रभाग स्वतंत्र और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। जीभ मुख्य कार्य भोजन को लार से मिलाना एवं उसे निगलने में सहायता करता है। जीभ पर स्वाद कणिकाएं होती हैं, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। देखिए इस पर कुछ कणिकाएं छोटे छोटे बिंदु टाइप का होते हैं। एक मिनट, इस पर छोटे छोटे से बिंदु टाइप के होते हैं, और जो क्या करते हैं को उस स्वाद में पता चलाते हैं। मतलब कि कणिकाएं होते हैं छोटे छोटे इस टाइप के। जीभ पर आप चेक कर सकते हैं, आपके जीभ पर छोटे छोटे कुछ कणिकाएं उभड़ खाबड़ टाइप की उठी हुई होंगी। उन्हें क्या कहते हैं स्वाद कणिकाएं कहते हैं। इसको टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, टेस्ट बर्ड्स, और हिंदी में बोलते हैं स्वाद कणिकाएं, जिससे हमें क्या पता चलता है स्वाद का पता चलता है। अब देखिए इस पर कुछ भाग बांटे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर का है वो मतलब नीला, सॉरी हरियर कलर का जो है वो बताता है सौर, सौर यानी कि खाटा, और साल्टी यहाँ पर नीला कलर है वो नमकीन, और यहाँ पर है स्वीट यानी कि मीठा, और जो पीला कलर का है वो बताता है कड़वा। आप मतलब कोई भी चीज़ को इधर जीभ के भाग में रख के आप टच कीजिएगा, याद रहे आप एक बार टच चेक करने से पहले आप कूला कर लें, कूला कर लेना। तो फिर कहिएगा सर जी हमको ऐसा नहीं लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था। एक बार कूला कर लिए, हो सके आपका पहले से ही मुंह खराब हो तो आपको स्वाद का पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आप कूला करके और आप आगे वाला भाग से आप चेक कीजिएगा, तो आपको कोई भी चीज़ मतलब कि जो चीज़ खा रहे हो मीठा लगेगा, और जबकि यहाँ पर जब निचली भाग में कोई चीज़ जाता है तो कड़वा लगता है, और जबकि इधर देखिएगा साइड में तो खट्टा, और इधर इधर देखिएगा साइड में तो नमकीन लगेगा। तो आप इस प्रकार से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। देखिए आप जीभ का मुख्य कार्य इसमें दिखा हुआ है कि मुख्य कार्य क्या है, लार से
भोजन को लार से मिलाना, और इसका कुछ उतना काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ग्रास नली। अब देखिए मुख से तो आप खाना खा लिए, जीभ का भी पढ़ लिए, दांत भी पढ़ लिए, अब आते हैं ग्रास नली। अब इधर मुख का काम हो गया, अब ग्रास नली में आते हैं। मुख्य गुहा से निकला हुआ भोजन ग्रास नली गले और मुख से होती हुई ग्रास नली की भीति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है, और भोजन यहाँ पर आता है, और यहाँ पर एक संकुचन की क्रिया होती है और भोजन नीचे की ओर आ जाता है। अब भोजन आगे जो पहुँचता है तो यहाँ से आमाशय में पहुँचता है। देखिए ग्रासिका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से ग्रास नली से जब भोजन आया तो कहाँ पहुँचा, आमाशय में, जिसको बोलते हैं स्टोमक, स्टोमक बोलते हैं। आमाशय को हम पेट भी बोलते हैं, आमाशय को हम पेट भी बोलते हैं। आमाशय मोटी भीति वाली एक थैली नुमा संरचना है। यह चपटा एवं जेड आकृति का होता है। देखिए यहाँ पर जेड आकृति का है, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, और यह एक और ग्रासनली में से भोजन प्राप्त करता है और दूसरी सिरा क्षुद्रांत में खुलता है। देखिए एक और ये तो भोजन प्राप्त कर रहा है, एक और ऊपर से भोजन प्राप्त कर रहा है, किससे, ग्रासनली से, और जो इसका दूसरा सिरा है वो कहाँ खुलता है, तो क्षुद्रांत में, यानी कि छोटी आंत में, छोटी आंत में खुलता है। आमाशय की आंतरिक सतह जिसे श्लेष्मा झिल्ली कहा जाता है, श्लेष्मा झिल्ली कहा जाता है, जो इसका सतह होता है अंदर में, इसको क्या बोलते हैं, श्लेष्मा झिल्ली कहा जाता है। यह झिल्ली आमाशय की आंतरिक सतह से सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आमाशय की आंतरिक सतह क्या कहा जाता है, तो श्लेष्मा झिल्ली कहा जाता है, और यह झिल्ली का क्या क्या रहता है, आमाशय की आंतरिक सतह की सुरक्षा प्रदान करता है। आइए समझते हैं और श्लेष्मा झिल्ली के बारे में कुछ, पहले आमाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करती है, जिसे जठर रस भी कहते हैं। और जो आमाशय है वो कौन सा अम्ल स्रावित करती है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और पाचक रस, और जिसे हम क्या कहते हैं, जठर रस भी कहते हैं। HCl अनेक ऐसी अम्ल जीवाणुओं को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ पहुंच जाते हैं। देखिए अगर इसमें जो भोजन है, इसमें जो भोजन के साथ जो जीवाणु आ जाते हैं, तो यहाँ से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ता है, कौन निकालता है, आमाशय, और यह जीवाणुओं को मार देता है, जो खराब जीवाणु रहते हैं। अब समझते हैं छोटी आंत। यह आहार नाल का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी लंबाई 7.5 मीटर तक होती है। इसमें भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों ही होता है। हम बताए थे कि इसमें पाचन और अवशोषण दोनों होता है, तो छोटी आंत में होता है। इन ग्रंथियों को एक प्रकार का रस निकलता है जिसे आंत रस कहते हैं। इसके अलावा यकृत और अग्नाशय भी रस का स्राव करती है। और देखिए ये छोटा जो है आंत, इससे मतलब यह भी एक रस का श्रावण करता है, जो मतलब निकालता है, उसे कहते हैं आंत रस। और इसके अलावा यकृत और अग्नाशय भी रस का स्राव करते हैं। देखिए जो छोटी आंत है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो फर्स्ट हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, और जो उसके बाद का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं जेजुनम, और उसके नीचे का जो होता है भाग उसको बोलते हैं इलियम। जो उसका नीचे का भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, इलियम कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम, उसके बाद होता है जेजुनम, और उसके बाद होता है इलियम। इसको 3 भागों में बांटा गया। आप देख सकते हैं 3 कलर होगा, यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर येलो है, यहाँ पर थोड़ा सा डीप में येलो है, तो आप इसको समझिएगा। अब आते हैं दीर्घ्रोम। देखिए दीर्घ्रोम क्या होते हैं, दीर्घ्रोम को रंसांकुर भी कहते हैं। छोटी आंत की आंतरिक सतह में अंगुली के समान उभरी हुई हजारों संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ्रोम या रंसाकुर कहा जाता है। देखिए इस टाइप का जो मतलब कि छोटी आंत है, इसमें जो अंदर की जो सतह है, आंतरिक सतह है, उसमें छोटे इस टाइप से अंगुली टाइप का ऐसे उठा हुआ है, इस टाइप से, इसको बोलते हैं दीर्घ्रोम। रंसाकुर संरचना होती है। रंसाकुर छोटी आंत के अवशोषण को सतह को बढ़ा देती है, और इसमें जब भोजन जाता है इसको अवशोषण करने में इसकी सतह को क्या करती है, बढ़ा देती है। आप भी समझ सकते हैं ये कोई चीज़ सीधा रहता है, ऐसे रहता तो कम अवशोषण करता है, लेकिन यही चीज़ को सतह को बढ़ा दिया जा रहा है, ये लंबा रूट ले रहा है। तो जो दीर्घ्रोम होते हैं ये भोजन की अवशोषण की क्षमता को क्या करते हैं, सतह को बढ़ा देते हैं। तो दीर्घ्रोम आप समझे होंगे कि अंगुली नुमा, जो छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें दीर्घ्रोम या रंसाकुर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यकृत है।
यकृत क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीवर। यह गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। देखिए गहरे लाल रंग के भूरे रंग के तो पदार्थ मतलब कि एक अंग है, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो हो जाता है यकृत, और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। यह पीत रस का स्रावित करती है। जब यह पीत रस का जो श्रावण करती है तो यह कहाँ पर जाकर संग्रहित होता है, पित्ताशय में। कहाँ पर, यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का है, पित्ताशय। पीत रस वसा का पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो पीत रस होता है मतलब कि यकृत जो होता है, यकृत क्या निकालता है, तो पीत रस। और यह पीत रस किसका पाचन करता है, तो वासा का पाचन करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इसको समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, अग्नाशय। अब आते हैं पेनक्रियाज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेनक्रियाज और हिंदी में अग्नाशय। ये हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। देखिए पीले रंग की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। और यहाँ पे देखिए स्टोमिक दिया हुआ है अमाशय, और अमाशय के ठीक नीचे स्थित है। इसे स्रावित होने वाली अग्नाशिक रस भोजन में व्यापक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको सरल रूप में परिवर्तित करता है। देखिए जिस तरह से पीत रस किसका पाचन कर रहा था, वासा का, उसी तरह से जो है अग्नाशय से जो अग्नाशिक रस निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन करता है। आगे है अब पचा हुआ भोजन। अब देखिए जो भी भोजन पच गया, आंशिक रूप से पचा भोजन अब छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, अब देखिए जैसे ही भोजन पहुंचा, जैसे कि हमने आपने बताया थे कि सबसे पहले ऊपर भाग होता है ड्यूडेनम, फिर होता है जेजुनम, उसके बाद होता है इलियम, और पचा हुआ भाग निचले भाग यानी कि इलियम में पहुंचता है और आंत रस पाचन क्रिया को पूरा कर देता है। और छोटी आंत में एक आंत रस स्रावित होता है और वो छोटी पाचन क्रिया को क्या करता है, पूर्ण कर देता है। तो अब कौन चीज़ किस में बदला, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, वासा को वासा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल दिया जाता है, और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल दिया जाता है। और स्वांगीकरण शुरू में भी पढ़े थे और अभी भी देख लीजिए कि अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां इसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। अब इस फिगर से आप समझ सकते हैं अमाशय किधर है, अग्नाशय किधर, छोटी आंत बड़ी आंत, और रेक्टम को भी समझ सकते हैं, एनस को, गुद्दा द्वार को भी समझ सकते हैं। अब आते हैं बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत क्या है कि इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। देखिए क्वेश्चन यहाँ कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि छोटी आंत और एक होता है बड़ी आंत। क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि छोटी आंत और बड़ी आंत में बड़ा कौन होता है, मतलब लंबा कौन होता है, तो आप सोचिएगा अगर बड़ी आंत है तो बड़ी आंत हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो छोटी आंत होती है वो लंबी होती है, नाम में मत जाइएगा, नाम में कुछ नहीं है, छोटी आंत सबसे लंबा होता है जबकि बड़ी आंत छोटा होता है। तो क्वेश्चन है मतलब पॉइंट है कि इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर है। यह छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। देखिए यहाँ पर तो बता भी दिया। इसका मुख्य कार्य है जल का अवशोषण करना एवं अपशिष्ट पदार्थों का मलाशय में भेजना। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि बड़ी आंत का मुख्य काम क्या है, बड़ी आंत का मुख्य काम क्या है, तो जल का अवशोषण। ये वीवीआई है पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो जल का जो अवशोषण होता है वो होता है बड़ी आंत में, तथा अपशिष्ट पदार्थों का मलाशय में भेजना। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप यदि 10th क्लास के न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू दोस्तों पूरा सेशन देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे श्वसन। क्या होता है श्वसन, कैसे हम सांस लेते हैं और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का हम निर्माण करते हैं। तो यह सेशन आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।